हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है चीन का साम्यवादी दल। दोस्तों, चीन के साम्यवादी दल पर क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर आएगा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए चीन के साम्यवादी दल की संरचना या संगठन। ठीक है, देखिए साम्यवादी चीन की प्रमुख तीन संस्थाओं दल यानी साम्यवादी दल, सरकार और सेना में से दल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चीन की तीन प्रमुख संस्थाएं हैं, एक तो साम्यवादी दल, एक सरकार और एक सेना। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? साम्यवादी दल। साम्यवादी दल ही समस्त नीतियों का निर्माण करता है जिन्हें सरकार तथा सेना द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। चीन की समस्त शासन व्यवस्था पर साम्यवादी दल का ही सर्वाधिकार पूर्ण नियंत्रण है। वहाँ साम्यवादी दल ही वास्तविक शासक है। चीन के वर्तमान संविधान से स्पष्ट होता है कि चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है। चीन के साम्यवादी दल के संगठन की प्रमुख विशेषताओं को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो चीन के साम्यवादी दल की क्या क्या विशेषताएं हैं या इसके संगठन की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखिए। पहला है संविधान में उल्लेख। चीन के संविधान में साम्यवादी दल का स्पष्ट उल्लेख है। 1954 के संविधान में साम्यवादी दल की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन 1975 के संविधान और 1982 के वर्तमान संविधान द्वारा साम्यवादी दल का स्पष्ट उल्लेख करने के साथ ही चीन की शासन व्यवस्था में इसके नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों, चीन का जो साम्यवादी दल है उसकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन। तो पहला है संविधान में उल्लेख, यानी साम्यवादी दल का चीन के संविधान में बाकायदा उल्लेख किया गया था। यदि भी चीन का जो पहला संविधान था 1954 का संविधान, उसमें साम्यवादी दल की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 1975 का जो संविधान है और जो चीन का वर्तमान संविधान है जो 1982 में लागू हुआ था, इस संविधान में बाकायदा चीन के साम्यवादी दल के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है और संविधान में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चीन की शासन व्यवस्था का नेतृत्व जो है वो साम्यवादी दल के द्वारा किया जाएगा। दूसरा देखिए, सत्ता का सर्वोच्च केंद्र। जनवादी चीन के शासन में साम्यवादी दल का सर्वोच्च स्थान है। वहाँ दल ही राष्ट्र का वास्तविक शासक है तथा शासन की समस्त संस्थाएं इसके अधीन है। तो दोस्तों, चीन में साम्यवादी जो पार्टी है वो सत्ता का सर्वोच्च केंद्र है और संविधान द्वारा शासन की जो संपूर्ण शक्तियां हैं वो साम्यवादी दल में निहित की गई हैं और वहाँ पर जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सब के सब साम्यवादी दल के अधीन हैं। साम्यवादी दल के आदेश और निर्देशों को मानना उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है। अगला है एकता और अनुशासन। साम्यवादी दल ठोस एवं केंद्रीकृत संस्था है। इसमें दलबंदी, गुटबंदी और मत भिन्नता को सहन नहीं किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को दलीय अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, साम्यवादी जो पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी जिसमें एकता और अनुशासन पाया जाता है, यानी दल के सभी सदस्यों में आपसी एकता होती है। किसी भी विषय को लेकर के दल के सदस्यों में कोई वैचारिक मतभेद नहीं होता है। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होती है, कोई दलबंदी नहीं होती है और सभी जो लोग होते हैं पार्टी के, वो पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के बारे में एकमत होते हैं और दल के अनुशासन का कठोरता से पालन किया जाता है। दल के बारे में आलोचना करना, दल के नेताओं की आलोचना करना, नीतियों और सिद्धांतों की आलोचना करना, ये अनुशासनहीनता माना जाता है। फिर अगला देखिए, सदस्यता के कठोर नियम। देखिए, साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण करने के नियम कठोर है। दल का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि वह चीन का नागरिक हो तथा उसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो। सदस्यता ग्रहण करने के लिए निम्न 4 शर्तों का पालन करना जरूरी है। तो साम्यवादी दल की सदस्यता जो है, मेंबरशिप जो है वो लेने के नियम बहुत जटिल है, बहुत कठोर है और कोई भी आदमी आसानी से साम्यवादी दल का सदस्य नहीं बन सकता है। सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो चीन का नागरिक है, जिसकी कम से कम उम्र जो है वो 18 वर्ष की है। इसके अलावा उनको 4 शर्तों का पालन करना पड़ता है। पहली शर्त है दल के कार्यक्रमों और संविधान को स्वीकार करना। दूसरा है दल के किसी भी संगठन से जुड़कर उसके कार्य को स्वीकार करना। फिर है दल के निर्णयों का पालन करना, सदस्यता शुल्क देना। तो ये 4 शर्तें हैं जिनका पालन करने पर ही कोई व्यक्ति साम्यवादी दल का सदस्य बन सकता है। और सदस्य बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उसको साम्यवादी पार्टी के किसी भी स्तर पर, संगठन जो होता है साम्यवादी पार्टी का जो संगठन है उसके जो अलग अलग स्तर है, तो किसी भी स्तर के किसी भी संगठन के साथ में उसको जुड़ना
जरूर पड़ता है। खाली सदस्यता लेने से ही मतलब नहीं है, जुड़ करके और कार्य करना पड़ता है। इसके बाद देखिए, साम्यवादी दल का सदस्य बनने से पूर्व व्यक्ति कुछ समय के लिए उम्मीदवार रहता है। उस दौरान उसके दलीय कार्यों की सूची बनाई जाती है तथा उसकी जांच करने के उपरांत ही उसे दल की सदस्यता प्रदान की जाती है। तो सदस्य बनने से पहले उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इंटर्नशिप जैसी होती है उस प्रकार से, और उसके द्वारा किए गए कार्यों की सूची बनाई जाती है और उसके पश्चात ये डिसीजन लिया जाता है कि उसको दल की सदस्यता दी जाए या नहीं। अगला है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। देखिए, साम्यवादी दल में लोकतंत्र और केंद्रवाद की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। इसमें लोकतांत्रिक तत्व यह है कि दल के सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन होता है और प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण में सदस्यों को भाग लेने और अपना मत प्रकट करने का अधिकार है। लेकिन केंद्रवाद की प्रवृत्ति के तहत संगठन का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन है तथा प्रत्येक निम्न अंग के लिए अपने उच्च अंग के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। तो साम्यवादी पार्टी की अगली विशेषता क्या है? लोकतांत्रिक केंद्रवाद। लोकतांत्रिक अलग शब्द है, लोकतांत्रिक मतलब शासन की संपूर्ण शक्तियां जनता में निहित हैं। मतलब क्या हुआ कि जो साम्यवादी पार्टी है उस पार्टी के जो सदस्य होते हैं वो अपने पदाधिकारियों का निर्वाचन करने का उनको अधिकार होता है। प्रत्येक स्तर पर जो नीति निर्धारण का कार्य किया जाता है तो उसमें सभी सदस्यों को भाग लेने का अधिकार है, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, ये हो गया लोकतांत्रिक तत्व है। और केंद्रवाद, लेकिन इतना होने के बावजूद भी साम्यवादी दल के अंदर जो सर्वोच्च शक्ति है वो केंद्र के अंदर निहित है, यानी सर्वोच्च जो पुलिस ब्यूरो है, पुलिस ब्यूरो का जो महासचिव होता है वही साम्यवादी पार्टी का सर्वेसर्वा होता है। और साम्यवादी पार्टी के हर स्तर पर जो संगठन होते हैं, उन संगठनों के जो सदस्य होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उन सबको अपने पार्टी के पुलिस ब्यूरो के महासचिव के आदेश और निर्देशों का पालन करना पड़ता है, वो उसका विरोध नहीं कर सकते। तो ये हो गया केंद्रवाद, इसीलिए इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक केंद्रवाद। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर भी केंद्रवाद की प्रवृत्ति है। शासन की संपूर्ण शक्तियां जनता में निहित न होकर के, सदस्यों में निहित न होकर के किसी एक पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी में निहित हैं। फिर देखिए, संगठन का पिरामिड नुमा आकार। चीन में साम्यवादी दल का संगठन पिरामिड के आकार का है। इस पिरामिड का आधार सेल है तथा इसके शीर्ष पर पुलिस ब्यूरो स्थित है। तो साम्यवादी दल का जो संगठन है वो किस प्रकार का है? पिरामिड के आकार का। पिरामिड इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। तो ये धरातल है, धरातल पर क्या है? सेल हैं। धरातल पर मतलब स्थानीय स्तर पर जो साम्यवादी पार्टी की जो इकाई हैं वो हैं सेल, उनको सेल कहा जाता है। और सबसे ऊपर शिखर पर क्या है? पुलिस ब्यूरो। और पुलिस ब्यूरो का सर्वेसर्वा जो होता है, हाईकमान जो होता है वो होता है महासचिव। ठीक है, वो होता है महासचिव। तो साम्यवादी पार्टी की संपूर्ण शक्तियां महासचिव में निहित होती हैं। तो इस पार्टी का संगठन किस प्रकार से, वो देखिए। सबसे पहले देखिए, प्रारंभिक संगठन सेल स्थानीय स्तर पर होती है। प्रारंभिक संगठन सेल, देखिए साम्यवादी दल के प्रारंभिक स्तर पर सेल है जो 20 सदस्यों की प्राथमिक इकाई होती है। ये इकाइयां कृषि फॉर्म, कारखानों या सेना में हो सकती हैं। तो ये स्थानीय स्तर पर जो साम्यवादी पार्टी का संगठन है उसको बोलते हैं सेल। और ये इसमें 20 सदस्य होते हैं, 20 सदस्यों की प्राथमिक इकाई है। और ये इकाई कहाँ पर होती है? ये कृषि फॉर्म में भी हो सकती है, कारखाने के अंदर भी हो सकती है, सेना के अंदर भी हो सकती है, या अन्य किसी क्षेत्र में भी हो सकती है। सेल के ऊपर ग्रामीण या शहरी कांग्रेस होती है जो काउंटीज के सदस्यों का निर्वाचन करती है। काउंटीज द्वारा प्रादेशिक कांग्रेस के सदस्यों का और प्रादेशिक कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, पहले सेल, सेल के ऊपर फिर ग्रामीण कांग्रेस, शहरी कांग्रेस, फिर काउंटीज, और काउंटीज के ऊपर प्रादेशिक कांग्रेस, प्रादेशिक कांग्रेस के ऊपर राष्ट्रीय कांग्रेस। ये साम्यवादी पार्टी के संगठनों के नाम है, अलग अलग स्तर पर जो संगठन है। तो नीचे का जो स्तर है वो ऊपर वाले स्तर के सदस्यों का निर्वाचन करता है हर स्तर पर। ठीक है ना, ग्रामीण या सेल के सदस्य हैं वो ग्रामीण और शहरी कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव करते हैं। काउंटीज के जो सदस्य हैं वो साम्यवादी पार्टी के प्रादेशिक कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और प्रादेशिक कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके बाद में देखिए, राष्ट्रीय दल कांग्रेस। साम्यवादी दल के विधान के अनुसार राष्ट्रीय दल कांग्रेस का अधिवेशन प्रति 3 वर्ष बाद होता है तथा इसका चुनाव प्रादेशिक कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये साम्यवादी दल का जो है संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय दल कांग्रेस। इसका अधिवेशन जो है साल में 3 साल में एक बार होता है, 3 साल से एक बार होता है।
और इसके सदस्यों का चुनाव जो होता है वो प्रादेशिक कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में है केंद्रीय समिति। ये राष्ट्रीय दल कांग्रेस की एक केंद्रीय समिति है जिसका निर्वाचन राष्ट्रीय दल कांग्रेस द्वारा किया जाता है। ये अपेक्षाकृत छोटा निकाय है जो राष्ट्रीय दल कांग्रेस का अधिवेशन न होने की स्थिति में साम्यवादी दल का संचालन करता है। तो ये राष्ट्रीय दल कांग्रेस की एक कमेटी है, ठीक है, जिसको केंद्रीय समिति बोलते हैं, और इसके सदस्यों का चुनाव राष्ट्रीय दल कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। और जब राष्ट्रीय दल कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा है उस स्थिति में साम्यवादी पार्टी का जो संचालन करने का कार्य है वो केंद्रीय समिति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में पुलिस ब्यूरो। देखिए यह केंद्रीय समिति की तुलना में छोटा निकाय है जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या 24 है। ये साम्यवादी दल का अत्यंत प्रभावी और महत्वपूर्ण अंग है। पार्टी के सभी निर्णय इसी के द्वारा लिए जाते हैं। परंतु पुलिस ब्यूरो में भी अंतिम शक्ति 9 सदस्यों की स्थायी समिति में केंद्रित होती है जो पार्टी के सर्वोच्च नेता होते हैं। ये स्थायी समिति को दल का मस्तिष्क कहा जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी पार्टी का जो सबसे बड़ा संगठन है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, राष्ट्रीय दल कांग्रेस बोलते हैं उसको। उसमें तो सभी सदस्य आ गए। राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं वो सब आ गए। फिर उसका एक समिति होती है उसको बोलते हैं केंद्रीय समिति। फिर केंद्रीय समिति की भी एक छोटी समिति और होती है। तो साम्यवादी पार्टी की पूरी जो पावर्स होती है वो पुलिस ब्यूरो के अंदर होती है और इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 24 है और इसी के द्वारा पार्टी से रिलेटेड निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन पुलिस ब्यूरो के अंदर भी एक छोटा संगठन और होता है 9 सदस्यों का, ठीक है। तो सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो उसी के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण जो होता है कैबिनेट होता है, कैबिनेट के अंदर भी 2 या 3 मंत्री ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इस प्रकार से। फिर देखिए सचिवालय। साम्यवादी दल का महासचिव इसका अध्यक्ष होता है। इसमें 7 सदस्य होते हैं। यह प्रतिदिन दल के केंद्रीय अंगों, ब्यूरो और समितियों द्वारा दल के कार्य संचालन के विषय में निर्देश देता है। फिर है दल नियंत्रण आयोग। यह आयोग केंद्रीय समिति का ही एक अंग है। इसका प्रमुख कार्य साम्यवादी दल की नीतियों और आदेशों का पालन कराना, पार्टी अनुशासन बनाए रखना और पार्टी के सदस्यों की शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करना है। तो ये दल नियंत्रण आयोग जो है दल के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। तो पुलिस ब्यूरो का जो सर्वेसर्वा होता है वो महासचिव होता है दोस्तों, और महासचिव जो होता है वही राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति जो बनता है वही केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष बनता है। इसलिए सर्वेसर्वा जो होता है वो महासचिव होता है और महासचिव जो है शक्तिशाली होता है। तो ये तो था साम्यवादी पार्टी के संगठन की या संरचना किस प्रकार से होती है या उसकी विशेषताएं। अब है चीन में साम्यवादी दल की भूमिका, साम्यवादी दल के कार्य और भूमिका, ठीक है। तो पहला है साम्यवादी दल की नेतृत्वकारी भूमिका। देखिए चीन के वर्तमान संविधान में, चीन की शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल की नेतृत्वकारी भूमिका को स्पष्टतया स्वीकार किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि चीन साम्यवादी दल संपूर्ण चीनी जनता के नेतृत्व का केंद्रीय अंग है। ये बाकायदा संविधान में कहा गया है क्या कि चीन ही चीन की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अंग है, सर्वोपरि अंग है और जनता के नेतृत्व में ये केंद्रीय अंग है जो देश के शासन का संचालन करेगा। फिर चीन की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विधायी क्षेत्र की सर्व प्रमुख संस्था राष्ट्रीय जन कांग्रेस और कार्यपालिका क्षेत्र की प्रमुख संस्था राज्य परिषद है। वर्तमान संविधान द्वारा इन दोनों ही संस्थाओं पर साम्यवादी दल के नेतृत्व को स्वीकार किया गया है। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस और चीन के साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीन की राज्य सत्ता का उच्चतम अंग है। तो आप इसी चीज़ से अनुमान लगा सकते हो दोस्तों कि चीन में जो व्यवस्थापिका है उसको राष्ट्रीय जन कांग्रेस बोलते हैं और जो कार्यपालिका उसको राज्य परिषद बोलते हैं। तो संविधान में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, जो राज्य परिषद है, उनके ऊपर भी नियंत्रण रखने का जो कार्य है वो साम्यवादी दल के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर भी सर्वोच्च जो शक्ति प्रदान की गई है, नेतृत्व की जो शक्ति प्रदान की गई है वो साम्यवादी पार्टी को प्रदान की गई है। साम्यवादी पार्टी का मतलब साम्यवादी पार्टी का महासचिव जो है उसको प्रदान की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका भी वही कार्य करेगी जैसा महासचिव चाहता है और राज्य परिषद यानी मुख्य प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी वही कार्य करेंगे जैसा महासचिव चाहता है। दूसरा जो इसका कार्य और भूमिका है वो देखिए साम्यवादी दल ही वास्तविक शासन शक्ति। देखिए चीन में दल और शासन में भेद करना कठिन है। चीन में वास्तविक शासन शक्ति साम्यवादी दल में निहित है
और सरकार तथा इसकी विभिन्न संस्थाएं तो मात्र दल की नीतियों और आदेशों को क्रियान्वित करने के साधन मात्र हैं। अभी मैंने बताया कि वहाँ पर शासन की वास्तविक जो सत्ता है वो साम्यवादी पार्टी में निहित है, वही वहाँ की वास्तविक शासक है, ठीक है। और सरकार की जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो तो कहने के लिए शासन का कार्य करती है, संचालन का कार्य करती है। वास्तव में साम्यवादी पार्टी जो चाहती है उसके अकॉर्डिंग उनको कार्य करना पड़ता है। मतलब ये है कि जितने भी सदस्य होते हैं वो चाहे राष्ट्रीय जन कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, चाहे वो राज्य परिषद के यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, चाहे मंत्री हैं, वो सब के सब साम्यवादी पार्टी के सदस्य होते हैं। और पार्टी को आपको पता है कि पार्टी के महासचिवों का आदेश पालन करना पड़ता है, और पार्टी का महासचिव होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि शासन का सर्वेसर्वा साम्यवादी दल ही हो गया। तो वहाँ पर साम्यवादी दल ही वास्तविक शासन शक्ति है, क्योंकि पहला कारण बताया है राज्य कार्यों के स्वरूप और दिशा के विषय में दल राज्य को विशिष्ट निर्देश देता है कि राज्य कौन कौन से कार्य किए करेगा, किस दिशा में आगे बढ़ेगा, उसके बारे में सरकार को निर्देश देने का कार्य साम्यवादी पार्टी के द्वारा किया जाता है। फिर दल अपनी नीतियों को राज्य और उसके अंगों के माध्यम से कार्य रूप देता है तथा उनकी कार्यवाही की देखभाल करता है। तो साम्यवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कांग्रेस होती है, राष्ट्रीय कांग्रेस जो होती है उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजनों को लागू करना सरकार का दायित्व होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार कौन कौन से कार्य कर रही है ये देखना साम्यवादी पार्टी का कार्य है। फिर दल ही राज्य के अंगों में निष्ठापूर्वक और कुशलतापूर्वक काम करने वाले दल के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों की छंटनी कर या उन्हें पदोन्नति प्रदान करता है। तो राज्य के अलग अलग अंगों में, सरकार के अलग अलग संस्थाओं में, अंगों में जो लोग कार्य कर रहे हैं अलग अलग पोस्ट पर, सरकारी अधिकारियों के रूप में मान लीजिए, अन्य पदाधिकारियों के रूप में मान लीजिए, तो उनको कब प्रमोशन देना है, कब जो है उनका वेतन वृद्धि करनी है, वो सारे डिसीजन जो है वो साम्यवादी पार्टी के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो साम्यवादी पार्टी की इस भूमिका को स्पष्ट करते हुए सेन यू डाई ने एक कोटेशन कहा है, देखिए, चीनी शासन पर चीन के साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण आधुनिक सर्वसत्तावादी राजनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विस्मयकारी तथ्य है। कोटेशन अच्छी तरह याद रखना। अगला जो कार्य और भूमिका है साम्यवादी पार्टी की वो है प्रशासकीय नीति निर्धारण में भूमिका। देखिए, प्रशासकीय नीति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वे आंतरिक प्रशासन से संबंधित हों चाहे वैदेशिक संबंधों से, पहले दल के उच्चतम अंगों में निश्चित किए जाते हैं और बाद में वे राज्य के अंगों द्वारा घोषित किए जाते हैं। प्रशासकीय नीतियों के निर्धारण की प्रमुख संस्था राज्य परिषद पर साम्यवादी दल का ही नियंत्रण है। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति आदि सभी प्रमुख कार्य राज्य परिषद द्वारा साम्यवादी दल के निर्देशानुसार ही किए जाते हैं। तो साम्यवादी दल जो है उसकी कार्य और भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो चीन की प्रशासन की नीति का निर्धारण भी साम्यवादी पार्टी के द्वारा ही किया जाता है। वहाँ पर प्रशासन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। तो राज्य परिषद के द्वारा शासन संचालन के लिए कौन कौन से ऑर्डर जारी किए जाएंगे, कौन कौन से नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे, उसका निर्धारण साम्यवादी पार्टी के द्वारा किया जाता है। और साम्यवादी पार्टी ही राज्य परिषद पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। राज्य परिषद उसी के निर्देशानुसार शासन संचालन करता है। अगला जो कार्य भूमिका है वो है न्यायपालिका पर नियंत्रणकारी भूमिका। देखिए, चीन में न्यायपालिका सरकार की एक स्वतंत्र शाखा न होकर सामान्य प्रशासन का एक अंग मात्र है, जिसका प्रमुख कार्य व्यक्तियों को समाजवाद के ढांचे में डालना है। सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य न्यायाधीश और प्रोक्यूरेटोरेट सभी साम्यवादी दल के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो चीन के अंदर साम्यवादी पार्टी का न्यायपालिका पर भी नियंत्रण होता है। चीन में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, अपितु उसको साम्यवादी पार्टी के अधीन रह करके कार्य करना पड़ता है। तो चाहे न्यायपालिका के अध्यक्ष हों, वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं सर्वोच्च जन न्यायालय, तो सर्वोच्च जन न्यायालय के चाहे अध्यक्ष हों, मतलब मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष हों, चाहे अन्य न्यायाधीश हों, उन सब की नियुक्ति जो है वो साम्यवादी पार्टी के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। और पहली बात। दूसरी बात, वो सब लोग साम्यवादी पार्टी के सदस्य होते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो सब के सब साम्यवादी पार्टी के सदस्य होते हैं। और उनका कार्य है साम्यवादी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना और उसी के अकॉर्डिंग न्याय प्रदान करना। इसके अलावा जो प्रोक्यूरेट होता है, प्रोक्यूरेटोरेट, ये सरकारी
जो है न्यायाधीश होता है, सरकारी वकील जो होता है वो होता है अपने देश में, इसको महान्यायवादी की तरह बोलते हैं। अगला देखिए, सेना पर नियंत्रणकारी भूमिका। देखिए सेना पर भी साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण रहता है। केंद्रीय सैनिक आयोग के सदस्य साम्यवादी दल के सक्रिय सदस्य होते हैं तथा केंद्रीय सैनिक आयोग का सभापति, राष्ट्रपति और साम्यवादी दल का महासचिव, इन तीनों सर्वोच्च पदों पर एक ही व्यक्ति आसीन होता है। इसके अलावा सैनिक यूनिटों में भी पार्टी की यूनिटें होती हैं। नवीन संविधान के द्वारा तो सेना पर दल के नियंत्रण को औपचारिक मान्यता भी प्रदान कर दी गई है। नवीन संविधान में सेना पर साम्यवादी दल की नियंत्रणकारी भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि चीन के साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष को देश के समस्त सशस्त्र बलों पर नेतृत्व की स्थिति प्राप्त है। तो दोस्तों, साम्यवादी दल शासन पर ही नियंत्रण नहीं रखता है, पार्टी पर ही नियंत्रण नहीं रखता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं रखता है, व्यवस्थापिका पर नियंत्रण नहीं रखता है, बल्कि सेना पर भी साम्यवादी पार्टी का नियंत्रण होता है। चीन में सेना को ऑर्डर और निर्देश देने का जो सबसे बड़ा अंग है वो है केंद्रीय सैनिक आयोग। और केंद्रीय सैनिक आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, वो सब के सब साम्यवादी पार्टी के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो उनको साम्यवादी पार्टी के आदेशों और निर्देशों के अनुकूल ही कार्य करना पड़ता है। सेना का संचालन साम्यवादी पार्टी के द्वारा ही किया जाता है और सेना के अंदर जो सदस्य होते हैं, सैनिक होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो सारे के सारे साम्यवादी पार्टी के सदस्य होते हैं। इसके अलावा सेना के अंदर जो सेना की अलग से यूनिटें होती हैं, सेना के अंदर साम्यवादी पार्टी की अलग से यूनिट होती हैं जिसमें साम्यवादी पार्टी के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, तो चीन के अंदर सेना पर पूरी तरह से साम्यवादी पार्टी का नियंत्रण है। माओ से तुंग का कोटेशन देखिए, हमारा ये सिद्धांत है कि पार्टी सेना को कमांड करती है और सेना को कभी भी पार्टी को कमांड करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि चीन में साम्यवादी पार्टी ही सर्वेसर्वा है और पार्टी का जो महासचिव होता है वो ही सर्वेसर्वा होता है। अब पार्टी का जो महासचिव है वो जिस पद पर नियुक्त होता है, जैसे अगर वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है तो प्रधानमंत्री वहाँ पर शासन में सर्वेसर्वा बन जाता है, और अगर वो राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होता है तो राष्ट्रपति शासन में सर्वेसर्वा बन जाता है। ठीक है, बाकी सरकार वहाँ पर शासन के जो तीनों महत्वपूर्ण अंग है, केंद्रीय सैनिक आयोग जो सेना पर नियंत्रण रखता है, राज्य परिषद जो कार्यपालिका का प्रमुख अंग है, और राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो वहाँ पर व्यवस्थापिका है, और सेना, सबके ऊपर साम्यवादी पार्टी का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।